नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भारत अगले महीने होने वाले 7वें परीक्षण के बाद औपचारिक रूप से निर्भय क्रूज मिसाइल को भारतीय सेना और नौसेना में शामिल करेगा। वहीं चीन के साथ मई की शुरुआत से ही जारी गतिरोध के बीच ड्रैगन की किसी भी हरकत का करारा जवाब देने के लिए भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निर्भय मिसाइलों को पहले से ही तैनात किया हुआ है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है और ये मिसाइल जमीन से 100 मीटर से 4 किलोमीटर के बीच उड़ान भरने में सक्षम है और उलझाने से पहले ही टारगेट का पता लगा लेती है। और निर्भय मिसाइल सिर्फ जमीन से जमीन पर ही मार कर सकती है। इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने औपचारिक तौर पर निर्भय को सेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। और हालांकि सेना ने नई मिसाइल को तैनात करने की औपचारिकता की प्रतीक्षा नहीं की है और चीन के खिलाफ एलएसी पर कुछ तैनाती पहले से ही की गई है। पीएम मोदी के लिए अमेरिका में तैयार विशेष विमान बोइंग 777 भारत की धरती पर उतरने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन जैसे क्षमताओं से लैस इस विमान में कई खूबियां हैं। इस विमान का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी करेंगे। अभी तक पीएम एयर इंडिया वन कॉल साइन से बोइंग 747 इस्तेमाल करते रहे हैं। और बता दें कि बख्तरबंद बोइंग 777 एक बार ईंधन भरने पर यह अमेरिका से भारत तक की लंबी उड़ान भर सकता है। इस दो नए सुपर वीआईपी प्लेन को आने वाले समय में एयर इंडिया नहीं बल्कि एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। सूत्रों का यह कहना है कि इसका कॉल साइन एयरफोर्स वन रखा जा सकता है। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, अवनीश अवस्थी को हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवनीत सहगल बनाए गए हैं सूचना प्रमुख। उत्तर प्रदेश में ये बड़ा बदलाव, लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवनीश अवस्थी को उनके पद से हटा दिया गया है और नवनीत सहगल को यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अवनीश अवस्थी को उनके पद से हटा दिया गया और नवनीत सहगल को अब सूचना का प्रमुख बना दिया गया है। अवनीश अवस्थी जो अब तक तमाम जानकारी देते थे उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित, अब उनकी जगह नवनीत सहगल तमाम जानकारियां देंगे। उनको सूचना का नया प्रमुख बना दिया गया है। नवनीत सहगल नए प्रमुख बनाए गए। मिहिर मिश्रा हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मिहिर, क्या कुछ जानकारी है? अवनीश अवस्थी को अचानक हटा दिया गया। हितेंद्र, ये लखनऊ की ब्यूरोक्रेसी से सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है जी। अवनीश अवस्थी जो कि एक बहुत ही ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे, ताकतवर एक वहाँ के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक थे और एक तरीके से योगी सरकार का चेहरा थे। आप पिछले कई अरसे, कई महीनों की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लीजिए, सरकार की जो भी सूचनाएं हैं, जो भी खबरें हैं, क्योंकि उनके पास सूचना की जिम्मेदारी थी। लेकिन अवनीश, खबर यह है कि अवनीश अवस्थी को से उनसे सूचना विभाग का प्रभार अब ले लिया गया है और सूचना विभाग का जो नया प्रभार मिला है वो नवनीत सहगल को मिला है। नवनीत सहगल के बारे में आपको बता दूं कि नवनीत सहगल चाहे सरकार किसी की भी रही हो, कोई भी दौर रहा, अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ अरसे से वो नहीं थे, बहुत ज्यादा पावर उनके पास नहीं था, लेकिन सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर में, नवनीत सहगल का उसमें सूचना का ही जिम्मेदारी उनके पास थी। लेकिन योगी सरकार में अवनीश अवस्थी ही एक तरीके से सूचना का देख रहे थे, सब कुछ वही देख रहे थे। उनके पास दो प्रभार थे, एक सूचना का था, उसके अलावा वो अपर मुख्य सचिव गृह थे। लेकिन अपर मुख्य सचिव गृह के पद पर वो बने रहेंगे, पर सूचना का जो प्रभार है उनसे ले लिया गया है। और हितेंद्र, आपको ये बता दूं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये मानी जा रही है, सूत्र बताते हैं और जैसा कि कयास भी लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से हाथरस मामले की हैंडलिंग हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि ये चीजें बहुत मैनेज वे में नहीं गई। जो जानकारी थी वो इंफॉर्मेशन, सूचनाएं सही तरीके से स्प्रेड नहीं हुई। देखिए, सूचना का जिसके पास प्रभार होता है, उस ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो सरकार की छवि को और सुदृढ़ करने का काम करे। कुछ इस तरीके से चीजों की हैंडलिंग होती है। लेकिन हाथरस मामले में जिस तरीके से हैंडल किया गया और इसकी गूंज एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, ये यूपी तक का मुद्दा नहीं है हितेंद्र। और यही वजह है कि आज हम लोग, हालांकि और भी फेरबदल हुए हैं,
लेकिन इस खबर पर सबकी निगाह इसलिए बनी हुई है कि अवनीश अवस्थी एक बहुत ही ताकतवर नौकरशाह थे, ब्यूरोक्रेट थे और उनके पास सूचना गृह दोनों की जिम्मेदारियां थी। यानी कि और लेकिन अब उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में से एक सूचना उनके पास अब नहीं है। अब वो अपना सिर्फ अपर मुख्य सचिव गृह के पद पर बने रहेंगे। जितेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि काफी ताकतवर वो समझे जाते हैं और अवनीश अवस्थी पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वो सीएम योगी के काफी करीबी हैं और इसलिए जो सीएम चाहते हैं वो वही बोलते हैं। तो क्या अब उनको उनकी जो सीट है, जो अपर मुख्य गृह सचिव आपने बताया कि अभी भी उनके पास है, क्या उससे भी उनको हटाया जा सकता है? नहीं नहीं, देखिए दरअसल ये बात नहीं है। करीबी कोई भी सीएम हो, यूपी हो या कोई भी स्टेट हो, खासतौर से अगर यूपी की बात करें तो जब भी सरकारें जिनकी होती है, जो मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनके जो करीबी जो एक आईएएस और आईपीएस अफसर्स की लॉबी होती है, उनको क्रीम और मलाईदार पोस्ट मिलते रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चाहे अखिलेश यादव का जमाना हो, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मायावती मुख्यमंत्री रही और बाकी जितने भी बीजेपी के कई सारे मुख्यमंत्री रहे, तो उन सब दौर में अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स का कद घटता और बढ़ता रहा है। तो उसको इसी अनुपात में देखा जाना चाहिए था। अभी मुख्य वजह ये थी कि करीबी तो थे, ब्लू आइड बॉय थे सीएम योगी के, लेकिन आखिर छुट्टी क्यों हुई? छुट्टी इसलिए हुई सूचना से उनकी, क्योंकि अभी जो अचानक एक बात करके कई सारे मामले यूपी में आए, जिसको सही तरीके से हैंडल ऐसा कहता है, ऐसे सूत्र बताते हैं, ऐसा मतलब ये एक आम धारणा बनी कि इसको सही तरीके से सूचना काम जो होता है वो सरकार के पीयर का काम होता है। मतलब सरकार के बारे में सरकार की एक ऐसी छवि जनता के बीच में पहुंचाना जिसमें जनता के मन में सरकार के बारे में छवि मजबूत हो। लेकिन हुआ इसके उलट। चाहे आप कानपुर की घटना को देख लीजिए, जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, उस समय भी बहुत किरकिरी हुई थी, तमाम चीजों को जिस तरीके से मैनेज किया गया। और फिर अब ये घटना देख लीजिए, इसमें अलग अलग थ्योरियां आ रही हैं, पुलिस कुछ और कह रही है, किसी और की कोई और बाइट आ रही है, तो तमाम कोई तालमेल नहीं था। तो ये विरोधाभास बहुत हद तक अवनीश अवस्थी के सूचना से विदाई की वजह बना। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर जी। तो जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है, लखनऊ से अवनीश अवस्थी को हटा दिया गया है और नवनीत सहगल को नई जिम्मेदारी दी गई है, उनको सूचना का प्रमुख बना दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बुधवार रात को भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कृष्णा घाटी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और इस दौरान हुई गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया। और एक रक्षा प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि रात के समय कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की ओर से किए गए संघर्ष विराम के उल्लंघन में एक लॉन्स नायक कर्नल सिंह शहीद हो गए हैं। और उन्होंने यह भी बताया है कि पाकिस्तान की सेना ने मनकोट और कृष्णा घाटी सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार के गोले भी दागे गए। बुधवार रात को बिना किसी उकसावे के ही संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने। और वहीं खबरों के अनुसार कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलीबारी में एक अन्य जवान भी घायल हो गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नारगोनो कराबाख इलाके के विवादित जमीन को लेकर के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में अब पाकिस्तान के भी कूदने की चर्चा है। पाकिस्तान ने कथित रूप से आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान का साथ देने के लिए नारगोनो कराबाख के युद्धग्रस्त क्षेत्र में अपनी सेना को तैनात कर दिया है। दो नागरिकों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के आधार पर एक आर्मेनियाई समाचार रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि यह पूरी जंग 4400 वर्ग किलोमीटर के नारगोनो काराबाख इलाके पर कब्जे को लेकर के हो रही है और नारगोनो काराबाख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों ने कब्जा कर रखा है। युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अयोध्या के नेपाल में होने का दावा करने के बाद अब चितवन जिले की नगरपालिका 40 एकड़ की जमीन पर अयोध्यापुरी धाम का निर्माण करने जा रही है। और चितवन जिले की माड़ी नगरपालिका ने अयोध्यापुरी धाम बनाने के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के दावे के मुताबिक नेपाल के चितवन में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। नेपाल के पीएम केपी ओली ने भारत पर सांस्कृतिक विरासत पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत की अयोध्या नकली है और असली अयोध्या नेपाल के चितवन जिले में है। ओली के बयान के बाद भारत और नेपाल के बीच काफी विवाद हुआ और नेपाल और भारत के बीच पहले से ही सीमा विवाद को लेकर के तनाव है। ऐसे में ओली के इस बयान की काफी आलोचना हुई थी।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को क्लीन चिट नहीं दी है। जांच एजेंसी इन तीनों अभिनेत्रियों के बयानों का मिलान कर उनकी समीक्षा कर रही है। साथ ही बॉलीवुड के कई अन्य सितारे भी एजेंसी के रडार पर हैं, लेकिन किसी को भी समन जारी करने से पहले एनसीबी ठोस आधार तैयार करने में जुटी हुई है। एनसीबी सूत्रों के अनुसार दीपिका, सारा और श्रद्धा ने ड्रग मामले में पूछताछ में मिलते जुलते बयान दिए हैं। इससे ऐसा लगता है कि तीनों तैयारी करके पहुंची थी और तीनों के बयान में कोई विशेष विरोधाभास नहीं होने के कारण एनसीबी अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। साथ ही एनसीबी ने बुधवार को यह भी साफ किया है उसने अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। फिलहाल अब तक ड्रग्स मामले में जिनसे भी पूछताछ की गई उनके बयानों की कड़ियों को जोड़कर के समीक्षा की जा रही है। एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर पिछले हफ्ते दीपिका, सारा और श्रद्धा समेत दीपिका की मैनेजर करिश्मा से भी घंटों तक पूछताछ की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को लेकर के गुरुवार से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन राज्य के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। महागठबंधन में जहां सीट शेयरिंग का मसला उलझा हुआ है, वहीं एनडीए के घटक दल भी आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी की राज्य इकाई पटना में लगातार बैठकें कर रही है और वहीं दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता आपस में भी बातचीत करके सीट शेयरिंग का जो मामला है उसको सुलझाने में जुटे हुए हैं। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का मसला सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि एलजेपी को लेकर के बीजेपी के दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। यूपी के हाथरस में राहुल और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस की धक्का मुक्की से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। हाथरस जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस की तरफ से की गई धक्का मुक्की से जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया था। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंजाब वासियों ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में आरटीओ विभाग के खिलाफ 4 मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे संजीव रावत की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में संजीव रावत के साथ धरने पर बैठे सहयोगियों ने प्रशासन पर सुध नहीं लेने का आरोप लगाया है। मामले में प्रदर्शन करते हुए आंदोलनकारियों ने भ्रष्टाचार का पुतला भी त्रिवेणी घाट चौक पर फूंका है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर संजीव रावत को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। बता दें कि संजीव रावत अपने साथियों के साथ एआरटीओ कार्यालय में दलाली प्रथा खत्म करने सहित 4 मांगों को लेकर 9 दिन पहले आमरण अनशन पर बैठे थे। तब से लगातार अनशन के साथ धरना प्रदर्शन विभाग के खिलाफ किया जा रहा है।
आज यहाँ पे परिवहन विभाग का और भ्रष्टाचार का पुतला फूंका गया है और यहाँ ऋषिकेश ARTO से लेके जो यहाँ पूर्व में अनीता चमोला थी और दिनेश चंद पठोई जी हैं जो RTO हैं और यहाँ पे पांडे जी जो नए RTO आए हैं, ये तीनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके तीनों के एक जवाब नहीं है। RTI में इन्होंने एक जवाब नहीं दिया है किसी भी चीज़ का, तीनों ने अलग अलग जवाब दिए हैं। एक ही RTI के अनीता चमोला, अरविंद पांडे और दिनेश पठोई जी भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं। 9 दिन से संजीव रावत आमरण अनशन पे बैठा है, अगर उसको कोई भी बात होती है तो हमारा आंदोलन उग्र होगा। आज हम भ्रष्टाचार का पुतला फूके हैं, यहाँ पे पुतला फूका गया है भ्रष्टाचार का और भ्रष्टाचारियों को एक चेतावनी दी गई है कि इस आंदोलन को हल्के में ना लिया जाए और हम जो भी करेंगे उग्र करेंगे। अब बहुत हो चुका है सरकार की तरफ से। देखिए, आज हमारी एसडीएम से वार्ता हुई थी, उन्होंने कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया और हमारे भाई संजीव रावत जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। यहाँ पर प्रशासन इस प्रकार से मूक दर्शक बना हुआ है, वो चाहता है कि हम इस तरह से, जैसे अभी हमने पुतला जलाया और भी आप घटनाएं देखते हैं टीवी में, समाचार में, हर प्रकार से जो खबरें प्रकाशित होती है कि आंदोलन जो उग्र होना चाहिए, तभी जो है इन्होंने परिपाटी बना दी है। पूरे जो प्रशासनिक अमला इन्होंने पूरी परिपाटी बना दी है कि जब तक इस तरह के व्यवहार समाज में ना हो, आंदोलन ना हो, चक्का जाम ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, आगजनी ना हो, तब तक जो है ये लोग चेतते नहीं हैं, ये गरीब का शोषण कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि वहीं टिहरी झील में 4 लोगों के डूबने की खबर मिली है, जिसके चलते एक शव को निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक झील में 4 लोग डूबे, जिनमें से एक का शव बाहर निकाला गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है और जिसको लेकर के पुलिस, अग्निशमन, SDRF टीम ने बचाव कार्य वहां पर चलाया है और लगातार तलाश अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के स्थानीय नेता राजेश कुमार झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। मामला बेओर थाना क्षेत्र के तेज प्रताप नगर का है। आरोपियों ने उनके कान पर गोली चलाई है और जिससे उनकी मौत हो गई है। ये घटना गुरुवार सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। बता दें कि राजेश कुमार 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके बहनोई ने कहा कि मुझे लगता है कि वो किसी के निशाने पर थे और ये व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला लगता है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। यूपी के बांदा में एक युवा किसान ने नई तरह की खेती की शुरुआत की है, जिसमें बिना मिट्टी के और बिना केमिकल के घर के अंदर कम जगह में भी सब्जियों की खेती आसानी से की जा सकती है। इसे हाइड्रोपोनिक्स खेती कहा जाता है और जिसमें बिना केमिकल और बिना फर्टिलाइज़र के उपयोग के किए बिना ही आप बहुत सी सब्जियों को आसानी से अपने घरों में भी उगा सकते हैं और इसके लिए ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही ये सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होती हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में किसान संगठनों ने किसान कानूनों के विरोध में बीजेपी के विधायक दुड़ाराम के कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए किसान दुड़ाराम के कार्यालय में पहुंचे। किसानों ने दुड़ाराम की अनुपस्थिति में उनके भाई द्वारका प्रसाद को ज्ञापन दिया है। किसानों का ये कहना है कि विधायक या तो किसान कानूनों का विरोध करें या अपने पद से इस्तीफा दें। नारेबाजी करते हुए किसान विधायक दुड़ाराम के कार्यालय में पहुंचे और किसानों ने खराब हुई फसलों को लेकर भी जल्द मुआवजे की मांग की है। ये विज्ञापन है कृषि के 3 अध्यादेश जो सरकार ने लागू किए हैं उसके विरोध में, और जो फसलें खराब हुई हैं, नरमा है, जैसे MSC रेट से कम जो फसलें बिक रही है मंडी के अंदर, किसान की दुर्दशा हो रही है, उसके लिए हमने एक विज्ञापन चौधरी दुड़ाराम जी को, विधायक जी को अपना दिया है कि ये हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाए। और उसमें यह भी लिखा है कि अगर आप किसान हो तो आप सरकार को इस्तीफा दे के हमारे साथ खड़े हो जाओ। हमने ये भी लिखा है क्यों आप किसान हैं, इसलिए आपको हमने फतेहाबाद से जो है जिम्मेदार उन्होंने आपको वहाँ संसद के अंदर चुन के भेजा है। इसलिए हम आज का जो प्रोग्राम था किसान संघर्ष समिति फतेहाबाद जिला का, वो चाहे रतिया हो, टवाणा हो, फतेहाबाद हो, अपने अपने विधायकों को अपने अपने इलाके के अंदर हमने ये
कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनलॉक व्यवस्था के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसके तहत यूपी में सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोल दिए जाएंगे और स्कूल प्रबंधन जिला प्रशासन से विचार विमर्श कर स्कूल खोल सकेंगे। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने वाले बच्चों को अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए अभिभावक की लिखित में सहमति लेनी जरूरी होगी। वहीं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए युवा कल्याण खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए मानकों के मुताबिक 15 अक्टूबर 2020 से स्विमिंग पूल भी खोले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन्स के बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को अपने निर्धारित दर्शकों को बैठने की क्षमता से अधिकतम 50% लोगों को बैठने की अनुमति देनी होगी और इस आदेश के बाद दुर्गा पूजा के आयोजन को भी अब अनुमति मिल सकेगी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को मनाली आ रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। गुप्तचर विभाग और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वहीं डीजीपी संजय कुंडू ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि नॉर्म के हिसाब से जो सुरक्षा होती है उससे अधिक व्यवस्था की गई। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है एक ब्लू बुक के अनुसार होती है। तो ब्लू बुक में कारकेड कैसा होना चाहिए, रिसेप्शन लाइनअप क्या होनी चाहिए, रूट पे क्या होना चाहिए, वेन्यू ऑफ फंक्शन पे क्या होना चाहिए, पब्लिक मीटिंग में क्या होना चाहिए, पूरा डिफाइंड है। हम बिल्कुल उसी के अनुसार बिल्कुल वैसे का वैसे ही कर रहे हैं। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया। हमने सबसे पहले सीसू से स्टार्ट किया पब्लिक मीटिंग, फिर नॉर्थ पोर्टल, फिर साउथ पोर्टल, फिर सोलंग नाला, फिर यहाँ उन्होंने आज बड़े अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी का रिव्यू किया और उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन जताई। और हमने जो इसमें नॉर्म्स है उसके अनुसार से प्लस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार आगामी 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार ही यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। 15 अक्टूबर के बाद प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है और उत्तर प्रदेश में दलित बच्ची के परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। राज्य कांग्रेस के आईटी सेल के अध्यक्ष बृजेंद्र शुक्ला और कार्यकर्ताओं द्वारा यूपी सरकार और पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं बृजेंद्र शुक्ला द्वारा यह बताया गया कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी रेप पीड़िता के परिजनों स्वर्गीय मनीषा वाल्मीकि के परिजनों से मिलने हाथरस जा रहे थे, जहां पर यूपी की बॉर्डर में प्रवेश करते से माननीय राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी को यूपी की पुलिस ने योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बलपूर्वक रोका एवं उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उनके कार्यकर्ता जो भी उनके साथ थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। राहुल गांधी जी के हाथ में भी चोट आई है। आज हमने आदित्यनाथ का पुतला यहाँ जलाया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के काफी करीब है। यही कारण है कि 7 महीने के कोरोना काल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वेन्यू पर आकर के उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे हिमाचल को अपना घर मानते हैं और हिमाचली लोगों को घर के सदस्य मानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अटल टनल के रूप में पूरे देश को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर 3 कार्यक्रम होंगे, जिसमें पहला कार्यक्रम अटल टनल का उद्घाटन, दूसरा सिस्सू में जनसभा और तीसरा सोलंग नाला में जनसभा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये प्रवास है और लगभग काफी अरसे के बाद, मेरा मानना शायद मैं लगभग 7 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी किसी कार्यक्रम में सीधे जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें जो है सीधे जो है वो जा करके वेन्यू पर जा करके इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज इस कोविड के चलते देश में किसी भी स्थान पर प्रधानमंत्री जी का किसी प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन के लिए। हिमाचल के धर्मशाला में फिट इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए रैली का आयोजन किया गया और साइकिल रैली में करीब 77 युवाओं ने भाग लिया। रैली को हरी झंडी दिखाकर धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने रवाना किया और विधायक ने यह कहा कि रैली का उद्देश्य जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है और पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। धर्मशाला में साइकिल्स फॉर चैलेंज का आयोजन किया गया। हमारे धर्मशाला के बहुत सारे युवा साथियों ने, कुछ एक बुजुर्गों ने भी उसमें हिस्सा लिया। इस साइकिलिंग रेस का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने आप को स्वयं स्वस्थ रखें और समाज को भी एक स्वस्थ रहने का संदेश दे सकें। साइकिलिंग से बहुत सारे बेनिफिट अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पर्यावरण में भी हैं। हम लोग पर्यावरण को भी स्वच्छ रखें। देश भर में लोगों में गुस्सा है। हत्यारे को फांसी देने की मांग की जा रही है। हाथरस में जो घटना हुई है उस घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है। हाथरस की मासूम बेटी की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश है और हर तरफ दरिंदों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग हो रही है। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों में भी गुस्सा फूटा। और बता दें कि गुरुग्राम की सड़कों पर नगर पालिका कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के संगठन और वाल्मीकि समाज के लोगों ने वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान मोदी और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यूपी सरकार का पुतला भी फूंका गया। न्याय की गुहार लगाते हुए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने यह कहा कि आखिर देश में कब तक निर्भया दम तोड़ती रहेगी, दर्द सहती रहेगी। जो फूलगढ़ी हाथरस में मनीषा बहन, हमारी समाज की दलित बेटी के साथ जो दबंगों द्वारा बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई है, आज उसके खिलाफ हम प्रधानमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं और दोषियों को सजा की मांग कर रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। देश भर के किसान बिलों के खिलाफ हैं और वहीं पंजाब के पटियाला में भी किसान यूनियन का विरोध लगातार जारी है और कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की जा रही है। किसानों ने यह कहा है कि ये कानून किसान विरोधी हैं। किसानों का कहना है कि किसानों के साथ साथ आड़तियों को, पल्लेदारों को, व्यापारियों को और अन्य मंडियों के छोटे मोटे मुलाजिमों को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा और बेरोजगारी का सामना अब लोगों को करना पड़ेगा।
बिहार के रोहतास में हाथरस कांड को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन में रोहतास जिला प्रगतिशील महिला मंच और किसान मजदूर संघ के संयुक्त तत्वाधान में विरोध मार्च निकाला गया। यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और यूपी सरकार राजनीति करने में जुटी हुई है। यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी महिलाओं ने की, नेतृत्व जयमाला तिवारी और सुनीता कुमारी ने किया। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए ऐलान कर दिया है और नई छूट और पाबंदियों को हटाते हुए इसकी नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई है। इन गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों को लेकर के विस्तृत व्यवस्था की है। अब तक कई बंदिशों के साथ जहां कई सेवाएं जारी थी, वहीं अब कुछ और सेवाओं को छूट दे दी गई है। केंद्र ने 15 अक्टूबर के बाद से सिनेमा हॉल भी 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी है। हालांकि कई सेवाओं और क्षेत्रों को लेकर के फैसला अब भी राज्य सरकारों को करना है। इस दिशा में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी अब केंद्र की तर्ज पर अनलॉक 5 के तहत नए दिशा निर्देश जारी करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, स्टेट गवर्नमेंट की तो आई नहीं। और स्टेट गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन देती है उस हिसाब से चलेंगे। बट आप लोगों की मंशा तो होगी खोलने की, क्योंकि नहीं, मंशा तो सभी की है, हमारी भी है, पब्लिक की भी है। लोग बोर हो गए घर में, निकलना चाह रहे हैं बाहर। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी परमिशन मिल जाती है तो फिर आप लोग कैसा अरेंजमेंट करेंगे? सिटिंग का क्या अरेंजमेंट? जैसे गवर्नमेंट कहेगी उस हिसाब से चलेगी। मतलब सारे नॉर्म्स सारे फॉलो करने पड़ेंगे? हाँ, सब फॉलो हो रहे हैं। तो अभी साफ सफाई का काम स्टार्ट करवा दिए क्या? साफ सफाई तो आप देख के आ रहे होंगे ना, मेंटेनेंस चल रहा है। हम लोग तैयार हैं, अभी कहेंगे अभी चालू करो 10 मिनट हो तो हम 10 मिनट चलो। हम इतने दिन से कर ही क्या रहे, मेंटेनेंस ही तो कर रहे हैं सिनेमा का। लेकिन एक लंबा हो गया जब से। क्या करें, लंबा तो हमारे ऊपर तो है नहीं, तो गवर्नमेंट में है। हमने चला के थोड़ी बंद किया, हमारे तो कर्मचारी बेचारे को खाना है। रुड़की में राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट जिनेवा स्विट्जरलैंड के नेशनल कन्वीनर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा की है। साथ ही इकबालपुर के धनश्री एग्रो प्राइवेट लिमिटेड शुगर मिल के किसानों के बकाया भुगतान को लेकर के अपनी बात रखी है। डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा ने किसानों के हितों को लेकर के केंद्र सरकार के कृषि बिल में संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि कमेटी ने एक पत्र देश के प्रधानमंत्री के नाम भी लिखा है, जिसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की मांग की गई है, जिसका आभार व्यक्त किया गया है और जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी साथ ही खड़ी रहेगी। इस दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार के अनेक प्रदेशों के पदाधिकारियों और किसान यूनियन के नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल ने वहां पर हिस्सा लिया। ज्ञान में ये विषय आया है पहली बार और अब हमने इसमें कमेटी बनाई है 5 सदस्यीय, और इसमें हम इस कमेटी के अंदर इसकी छानबीन करके कि कोर्ट मैटर क्या चल रहा है और कोर्ट का क्या इशू है। उसके बाद हम जल्दी ही जो मिल के जो ओनर हैं या जो वहाँ के मैनेजमेंट है उनसे मिलेंगे। हमारी कमेटी मोहम्मद आदिल जी और समाजी आई हुई हैं और दूसरे लोग साथी हैं, परवीन चौधरी हैं, हमारे चौधरी मगन सिंह जी हैं और आशीष चौधरी। इनकी 5 सदस्यों की कमेटी और सुभाष जी को उसमें इंक्लूड करेंगे। कुछ किसान यूनियन के सदस्यों को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे कि वो अपने सुझाव दें और जल्दी ही हम इस वीक में ही हम मैनेजमेंट से मिलकर अपनी डिमांड करेंगे कि बकाया जो किसानों का जो बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। वो किसानों के खिलाफ है और जो है इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार किसानों के साथ है। और हमने एक ज्ञापन लिखा था हमारे चीफ कन्वीनर ने प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने इसे संज्ञान में लेकर रबी फसलों के भाव अभी तक तय नहीं किए। अब जब तक इस रबी फसलों के भाव। देश भर में किसान कानूनों का विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार के मंत्री असलम शेख से एएनबी न्यूज़ ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि इन कानूनों पर रोक लगाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। सरकार में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री असलम शेख हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जो बिल पास हुआ है उसे महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे, एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते आप अपना क्या पक्ष रखेंगे? देखिए, ये देश किसानों का है
और किसानों को अगर रोड पे लाके खड़ा करने का काम अगर केंद्र सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जिस तरीके से बाकी उद्योगों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, अब ये जो बेचारे हमारे किसान हैं इनके साथ भी इस तरीके की हरकत करेंगे कि जिसमें वो लाचार हो जाए, वो कांग्रेस पार्टी और यहाँ के जितने देश के विरोधी पक्ष हैं वो सब उसका बहिष्कार करते हैं। हमारे राज्य में उसको लागू नहीं होने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विपक्ष आप आरोप लगा रहा है कि महाविकास आघाड़ी ने उद्धव सरकार पर दबाव बनाया जबकि महाराष्ट्र के किसान विरोध में नहीं है। ऐसा है कि ये जो रोड पे उतर रहे हैं ये कौन है? ये उनके चाचा हैं क्या? लाखों आदमी आज रोड पे उतर रहा है, हाईवे बंद है, रेलवे ट्रैक बंद है, सब कुछ कर रहे हैं। किसान के साथ जो गलत कर रहे हैं आप आते दिनों में देखिएगा, इसका फ़ायदा ये दो लोगों को ही होगा, अंबानी को और अदानी को। तो हमारे साथ कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री असलम शेख जी थे, जिनका कहना था कि जो नया किसान बिल आया है उसे महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देगी। मुंबई से एनबी न्यूज के लिए मुरारी सिंह। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले किसान जो अपनी आजीविका कमाने के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, अब बड़े पैमाने पर अखरोट की खेती को अपनाने के लिए रुझान बदल रहे हैं। किसान नकदी फसलों की बागवानी खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राजौरी जिले में बागवानी खेती प्रारंभिक चरण में है, लेकिन उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अभी नो डाउट इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन वॉलनट में हमारा काफ़ी प्रोडक्शन यहाँ बुद्धल में, थन्ना मंडी में, मंजाकोट में, इसमें काफ़ी प्रोडक्शन होती है। तो थोड़ी सी मार्केटिंग की वजह से थोड़ा मार्केट में अभी फ्रूट जो है वो उधर से ही लोग अपने लेवल पे ही इसको सेल करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये फ्रूट है अच्छी क्वालिटी का है और अच्छा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खुद को गरीबों की हितैषी बताती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। सहारनपुर के गांव वढाईकी में एक गरीब महिला को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, जिसकी वजह से महिला परेशानी का सामना कर रही है। महिला के लिए ना तो रहने की व्यवस्था है और ना ही खाने की। इस बारे में स्थानीय सरपंच से कई बार कहा गया, लेकिन महिला की किसी ने भी मदद नहीं की। जी मेरे पास कोई कमाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है, ना कोई खेती है ना कोई बाड़ी है। और जी मेरे राशन कार्ड में 3 यूनिट चढ़ रही, 2 यूनिट मेरी कट रही, 3 का ही राशन मिल रहा। और जी मेरी छत सारी गिरी पड़ी नीचे, हम बारिश में बरसात में जी ऐसे बैठे रहे हैं इसी। जी मेरी सरकार तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि मेरे घरों का को पक्के बनवाने की कोशिश करे, जी मेरी कुछ मदद। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। तरुण तरुणी जो है बेरोजगार है, उनके संवेदना के बारे में सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अभी एक आत्महत्या हुई। ऐसे अनेक मराठा समाज के विद्यार्थी है, तरुण तरुणी है जो इस मोड़ पे है कि उनका जीवन भविष्य उद्ध्वस्त हुआ है। तो मुझे लगता है सरकार ने यह चीज़ गंभीरता से लेनी चाहिए, नहीं तो अगर इस भावना का उद्रेक होगा तो सरकार के कंट्रोल के बाहर जाएगा। तो अभी टेम्पररी रिलीफ क्या दे सकती है वह सरकार ने स्टडी करके वह रिलीफ देके, जो अपने हाथ में है, जो एग्ज़ाम हुई है, जो वेटिंग पे है, ये सभी लोगों को समाविष्ट करके उनको दिलासा देने की आवश्यकता है। राजस्थान के बांसवाड़ा में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसको लेकर के पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला आनंदपुरी थाना क्षेत्र के शिवगढ़ गांव का है, जहां पर चोरों ने घर से नकदी और सोने चांदी जेवरात समेत कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन पुलिस गश्त लगाती रही और अपनी पीठ थपथपाती रही। यूपी के ललितपुर का पुलिस की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली के बीच चौराहे पर पुलिसकर्मी ने युवक के साथ मारपीट की। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बता दें कि यूपी से इस तरह के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर के आष्टा में एक ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला समेत
3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक का ट्रक को छोड़ करके फरार हो गया और दुर्घटना के बाद ट्रक पलटी खा गया। तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम आष्टा सिविल अस्पताल में करवाया गया है और परिजनों को शव सौंप दिए गए। लेके जा रहा था, उसने तेज गति से लापरवाही पूर्वक चला था। सामने से आ रहा एक मोटरसाइकिल MP 41 N9051 पर सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिस पर मोटरसाइकिल पर बैठे तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। उनके शव को PM के लिए आष्टा भेजा गया है और मामले में प्रकरण। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के ढोलहवा गांव के पास एक लोहे के बक्से में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई और घटना सुबह की बताई जा रही है। गांव के लोगों ने जब बच्चे को देखा तो उसमें महिला की लाश बंद पड़ी हुई थी और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची और शव का पंचनामा करवा करके मामले की पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल प्रथम दृष्टया महिला की गला दबाकर के हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। ये देखिए ढोलावा गांव बताते हैं, उसी की सीमा में पड़ता है। थाना सर? ये थाना पीपीगंज का है। पीपीगंज है, दरअसल ये बॉर्डर की जगह है। जी सर। ये थाना पीपीगंज अंतर्गत है। एक ही बॉक्स में जो है एक महिला की डेड बॉडी मिली है और उसको पंचायतनामा करा के जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शरीर पर चोट का निशान देखिए शरीर पे प्राइमरी फेसी जो देखा गया है मतलब सब इंस्पेक्टर ने इसके गले पे कुछ चोट का निशान है। ऐसा लगता है कि गलत दबा के मारा गया। पहनावा क्या है सर? पहनावा घरेलू पहनावा है, मैक्सी वगैरह है, घरेलू परिधानों में ही है। जी सर। और क्या क्या मिला सर बक्से में? बक्से में इसके मंगलसूत्र, कुछ जो है श्रृंगार का सामान, एक प्रेस। यूपी के बांदा में हाथरस खान से नाराज सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाल करके अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और साथ ही दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। सरकार से ये कहा गया है जिससे आगे भविष्य में किसी भी बहन के साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और कैंडल मार्च में छात्र छात्राओं के साथ वहां पर भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल रहे। उन्होंने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और हाथरस के बेटी के लिए सबकी आंखें नम थी। महिलाओं ने हाथरस पुलिस के ऊपर जमकर नाराजगी जताई और उनका ये कहना है कि बिना परिवार की अनुमति के पीड़िता के शव का चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया गया, जो कि पुलिस या शैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हरियाणा के यमुनानगर में आज जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला। दलित समाज के नेताओं ने अलग अलग टोलियों में यमुनानगर जगाधरी के पूरे बाजारों को बंद करवाया और ऐसे में दलित समाज ने लोगों के आगे हाथ जोड़कर बाजार को बंद करवाने का आह्वान किया। हालांकि इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था और ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, जबकि बाजारों को बंद करवाने के लिए दलित नेता सड़कों पर तो उतरे, लेकिन कहीं पर भी कोई उत्पात देखने को नहीं मिला।
चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा। और ऐसी क्रूर घटना जिसका अंतिम संस्कार तक करने की आज़ादी ना मिली हो, एक तरफ तो उसका रेप हुआ, कर उसका लोकतंत्र रेप हुआ, और ये ऐसे देश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है कि वहाँ का एसपी, वहाँ का डीएम ये बात कहे कि बेटी के साथ रेप नहीं हुआ। धारा 4 के तहत ST/SC एक्ट में वहाँ के एसपी और डीसी के खिलाफ भी ST पर्चा दर्ज होना चाहिए। 14 दिन तक बेटी 14 तारीख को आई, 8 दिन उससे संघर्ष किया, एक भी अधिकारी ने 164 के खिलाफ बयान कराने की कोशिश नहीं की गई। ये सरासर लीपापोती है। जब बेटी को अलीगढ़ में इलाज ठीक नहीं मिल रहा था तो उसको महोबा जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन और जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने फीता काट करके किया। इस मौके पर समाज सेवी और अस्पताल के सभी डॉक्टर मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने ये कहा है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और रक्त को हम बना नहीं सकते। रक्त की कमी को रक्तदान से ही पूरा किया जा सकता है। हमारे देश में रक्तदान को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। लोग अपनों को ही रक्तदान नहीं करते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जरूरत के हिसाब से केवल 35% ही रक्त की आपूर्ति हो पाती है और बुंदेलखंड में रक्तदान की स्थिति और भी दयनीय है। यहाँ पर जरूरत की मात्र 20% ही रक्त की पूर्ति हो पाती है और मंडल स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा एक मोबाइल रक्तदान वैन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे अब कहीं भी रक्तदान कैंप का आयोजन किया जा सकता है। फिर आवाज़ क्लियर नहीं जाती है जी। आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर यहाँ जनपद के जो हमारे जिला चिकित्सालय है वहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है और इस कैंप के माध्यम से प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित हों और सब लोग जो है ब्लड डोनेशन के इस अच्छे कार्य में सम्मिलित होकर अपने स्वयं की प्रेरणा से लगातार प्रतिवर्ष जो है वो इस तरह का ब्लड डोनेशन का कार्य करें। मैं आप सबके माध्यम से इसको सुनने वाले, कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि ब्लड डोनेट करना एक हेल्दी प्रैक्टिस है। वो लोग भी लगातार अपने अपने स्तर से ब्लड डोनेशन का कार्य ज़रूर करें। इससे हम भी स्वस्थ रहते हैं और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आती है। और जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको कि इमरजेंसीज़ में ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, उनके लिए असम के गुवाहाटी में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया। इसी कड़ी में यहाँ के बोटेनिकल गार्डन में असम के वन मंत्री पहुंचे और स्टेट जू की नई इमारत का शिलान्यास किया। असम के वन मंत्री परिमल ने नींव रखी और वन मंत्री का यह कहना है कि अगले 2 साल में इस बोटेनिकल गार्डन को नई दिशा दी जाएगी और इसका कायाकल्प किया जाएगा। देश भर में किसान कानूनों के खिलाफ किसानों में आक्रोश है और वहीं पंजाब के राजपुरा रेलवे ट्रैक पर भी बंद लगाया गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं बिल के विरोध में इसके पहले किसानों ने सड़क पर चक्का जाम के साथ साथ ट्रेनें रोकने का प्रयास किया था। साथ ही कई ट्रेनें रद्द भी की गई और लोगों की आवाजाही बाधित रही। यूपी के सोनभद्र के बिल्ली मारकंडे खनन क्षेत्र में बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल गांव समाज की पट्टे की दी हुई जमीन पर कागजों में हेराफेर करके उसे भूमिधरी दिखाया गया और इसके बाद 2016 से अब तक अवैध रूप से खनन वहां पर किया जा रहा है। प्रशासन के संज्ञान में यह मामला आने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि पट्टे की जमीन को खरीद फरोख्त कर उस जमीन को भूमिधरी दिखाकर उस पर खनन लीज लेकर यह खनन किया जा रहा है, जबकि पट्टे की ज़मीन सरकारी ज़मीन होती है और इस ज़मीन पर खरीद फरोख्त करना और उसे भूमिधरी दिखाना ये गलत है। ये देखिए, हमारे यहाँ जो पट्टे पूर्व में होते रहे हैं 2000 नई सरकार के आने के पहले, कि लोग अपनी ज़मीन पे या उस किसान के कंसेंट से अन्य विभागों से एनओसी प्राप्त करके, जैसे पर्यावरण विभाग, वन वगैरह और अन्य जो भी विभाग हैं उन्हें फॉरेस्ट, फायर और सारी चीज़ों की परमिशन एनओसी ले करके पट्टे किए जाते रहे हैं और जो भी कंसेंट ले लेता था किसान से उस पर पट्टा कर दिया जाता था और किसान उस भूमि का भूमिधर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक मामला संज्ञान में आया, एक नोहर नाम का व्यक्ति जिसने एप्लीकेशन दिया था, तो उसमें नोहर भारती के प्रार्थना पत्र पर जब जांच कराई गई तो ये पक्ष संज्ञान में आया कि वो जो लैंड वास्तव में ग्राम समाज की लैंड थी, वर्ग 4 की ज़मीन थी
और जिस पे अवैध काबिज। श्रीनगर में सेना ने अनूठी पहल की है। स्थानीय युवकों के लिए कैंप लगा करके स्पोर्ट्स किट बांटे और कई दशकों तक आतंकवाद की मार झेल रहे जम्मू कश्मीर में सेना की ये पहल काफ़ी मायने रखती है और इससे भटके युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। अपनी इस अनूठी पहल के तहत सेना ने फुटबॉल से लेकर वॉलीबॉल और दूसरे खेलों की किट्स बांटे और सेना की इस पहल से स्थानीय लोग काफ़ी खुश नजर आए। हिमाचल के कुल्लू जिले के 10 विभिन्न स्थानों पर अटल टनल रोहतांग का भव्य कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा और ये जानकारी देते हुए जिला बीजेपी के अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने यह कहा है कि इसके लिए उक्त स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। भीमसेन ने यह भी कहा है कि कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर रथ मैदान के साथ ही बने अटल सदन भवन में लगी बड़ी स्क्रीन के माध्यम से जनता को ऐतिहासिक पल से रूबरू करवाने के लिए कमर कसी जा चुकी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अटल रोहतांग टनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस देश के लिए समर्पित ये अटल रोहतांग टनल जिसका नामकरण हुआ है, पूरा कुल्लू जिला लाहौल स्पीति ही नहीं पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इतने वर्षों के बाद और काफ़ी समय लगा है इस टनल को बनने में, कई दिक्कतें आई और जिस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से ये टनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं पर लाहौल और कुल्लू को जोड़ने वाली और लेह लद्दाख को जोड़ने वाली ये टनल बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के इतिहास में भारत की सुरक्षा के लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। यूपी के बहराइच में लोन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। क्यूआरा माइक्रो क्रेडिट बिजनेस सॉल्यूशन नाम की एक फर्जी कंपनी खोली गई और लोन देने के नाम पर फाइल चार्ज के लिए लोगों से 4 से 5 हजार रुपये ऐंठ लिए जाते थे और ठगी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का दरगाह पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ बहराइच के अलावा मेरठ में भी मुकदमे दर्ज है। आगरा और फिरोजाबाद में भी लोगों से लोन दिलवाने के नाम पर ये ठगी किया करते थे। इनके कब्जे से 1150 रुपये नकद, एक लैपटॉप समेत कीमती सामान बरामद किया गया है। ग्राहकों को फाइल तैयार करने के नाम पर एक पेशगी रकम लेती थी और ये रकम 4000 से 5000 रुपए के बीच में होती थी। इस घटना की जानकारी होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियोग के अनावरण हेतु टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा पतारसी और सुरागरसी करते हुए इस घटना में शामिल 9 अभियुक्त मोहम्मद एजाज बाबी चौधरी निवासी सिंघावली रोहता थाना कंकर के खेड़ा और उसके साथी वसीम, साकिब, मोहम्मद जावेद, इमरान खान, बिलाल चौहान और सादाब को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 10,150 रुपये, एक अदद लैपटॉप, 12 अदद मोबाइल और एक i20 गाड़ी भी बरामद हुई है। ये लोग इसके पहले। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।